हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट के बारे में, जिसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह बैच आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, और मेरी क्लास होती है शाम को 3 बजे। ठीक को 3 बजे मेरी क्लास होती है और हमारा टॉपिक चल रहा है संधि प्रकरण, जिसमें हम व्यंजन संधि के प्रकार को कर रहे हैं। आज हम व्यंजन संधि के सभी प्रकारों को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद कल से हम विसर्ग संधि को करेंगे। जल्द से जल्द हम संधि को कंप्लीट करके उसके बाद हम कारक चिन्ह को पढ़ेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा है और आपके जो एग्ज़ाम है, आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंडक्ट होना तय है। कब है? ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में कंडक्ट होना तय है। तो आपका एग्ज़ाम जो है 2, 3 और 4 जुलाई को है। यानी आपके लिए लगभग 30 दिन ही बचे हैं। आज से आपके लिए लगभग 30 दिन ही बचे हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको जल्द से जल्द संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूँगी आपको 15 दिन के भीतर कंप्लीट सिलेबस करा दूं इसका संस्कृत का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो आपने पढ़ लिया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, उनको नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस भी करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द 15 दिन के भीतर मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करा दूँ। ठीक है। और जो हमारा CDP है उसको भी हम जल्द से जल्द प्रैक्टिस करेंगे। उसमें हम कंप्लीट सिलेबस नहीं करेंगे, मैं वन शॉट के माध्यम से आपको उसका सिलेबस करा दूंगी। कुछ टॉपिक्स जो है उनको इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम वन शॉट करेंगे। और उसके बाद जो है जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQ को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि CTET है आपने नॉर्मल पढ़ लिया आप दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूपी टेट में जो होता है वो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यूपी टेट जो है काफ़ी टफ है CTET की अपेक्षा। लेकिन आप अगर अच्छी स्ट्रेटजी से करेंगे, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी से सभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे तो आप 120 नंबर आराम से ले आएंगे। ठीक है। 120 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। तो मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है और आज हमारी क्लास नंबर 21 है। इससे पहले मैं आपको 20 क्लासेस करा चुकी हूँ। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जल्द से जल्द सारी क्लासेस को कंप्लीट कर लें और उसके बाद इन क्लासेस को भी कंटिन्यू करें। ठीक है। तो जल्द से जल्द हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे परस वर्ण संधि और अनुनासिक संधि। कौन सी? अनुनासिक संधि। ये व्यंजन संधि के आपके 2 प्रकार बचे हैं। उसके बाद विसर्ग संधि को हम 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद हम एक नया टॉपिक को करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है अनुनासिक संधि और परसवर्ण संधि। क्या पढ़ना है? अनुनासिक संधि और परसवर्ण संधि। और यह क्लास जो है आपकी संस्कृत की, वो आपको यूपी टेट और सुपर टेट दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सुपर टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपको फिर क्या बचेगा, आपको बस रिवीजन करना पड़ेगा। अगर सिलेबस ही आपका कंप्लीट नहीं है तो आप रिवीजन कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए इन क्लासेस से जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दिया करें। ठीक है। तो हमारी संधि का नाम है परसवर्ण संधि। कौन सी संधि है? परसवर्ण संधि को आज हम पढ़ेंगे। कौन सी पढ़ेंगे? परसवर्ण संधि। परसवर्ण संधि। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य ययि परसणा। क्या है ये? अनुसारस्य ययि परसवर्णा। क्या है? परसवर्णा। क्या है? परसवर्णा। तो एक बार और देखते हैं, एक बार इसका फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत में क्या है, अगर आप जितना ज़्यादा उसको आप रिवाइज कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप बोल बोल के पढ़ेंगे, तो आपको संस्कृत उतनी ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। तो सूत्र को एक बार फिर से देखते हैं। सूत्र क्या है कि अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण। क्या है? परसवर्ण। ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो अनुसारस्य यानी कि अनुस्वार, अनुसार से यानी कि अनुस्वार से यानी कि बिंदी। ठीक है। यही का मतलब क्या होता है? तो यही का मतलब होता है यह प्रत्याहार। क्या होता है? यह प्रत्याहार का जब वर्ण आता है तब क्या होता है? ठीक है।
ठीक है, ठीक है। यही का मतलब क्या है, तो यही का मतलब है यय प्रत्याहार। क्या मतलब है, यही का मतलब है यय प्रत्याहार, और पर सवर्ण का मतलब है पर सवर्ण, पर सवर्ण होता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब को अब हम देखेंगे। ठीक है, इस सूत्र के मतलब को हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, कि इसका सूत्र क्या है। सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा। क्या है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, अर्थात जिसमें क्या हो, अनुस्वार हो, यानी कि अनुस्वार के स्थान पर, जिसमें अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार का वर्ण बाद में आए। क्या करे, यह प्रत्याहार का वर्ण जो है बाद में आए, तब क्या हो जाता है, वह पर सवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, वह पर सवर्ण हो जाता है। इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझकर फिर हम इसके वार्तिक को पढ़ेंगे, यानी कि इसके अपवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो सूत्र है और इसके बारे में पर सवर्ण संधि जो है, इसमें उसका जो वार्तिक यानी कि अपवाद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है उसका। अब हम रिवीजन कर लेते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र है अनुसारस्य यही पर सवर्णा। क्या है, अनुसारस्य यही पर सवर्णा। तो उस सूत्र का हम मतलब को समझ लेते हैं कि उसमें कौन कौन से घटक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है यय प्रत्याहार। पहला क्या है, यय प्रत्याहार। तो यय प्रत्याहार क्या होता है, तो यय प्रत्याहार एक प्रकार का क्या होता है, प्रत्याहार होता है। इसमें शा सा सा हा को छोड़कर सभी व्यंजन होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो सा 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 यानी कि ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनको छोड़कर सभी जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो सभी होते हैं। जैसे कि यावाराला, यमंगणनम, झवई गणदस, जब गणदस, खप चटत चट तब। ठीक है, तो ये सभी जो होते हैं ये प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऊष्मीय व्यंजन नहीं होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन सा 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 हा होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं परसवर्ण का मतलब क्या है। तो परसवर्ण का अर्थ होता है परस्य सवर्णा पर सवर्णा। क्या है, परस्य सवर्णा पर सवर्णा, अर्थात इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ होता है कि पर यानी कि बाद में। पर का मतलब क्या होता है, तो पर का मतलब हो जाएगा बाद में। क्या होगा, पर का मतलब हो जाएगा बाद में। जो बाद में जो वर्ण उसके सवर्णी में से आदेश होना, यानी कि जो बाद वाले जो वर्ण होते हैं उनके सवर्णियों में आदेश होना क्या कहलाता है, पर सवर्ण कहलाता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आने पर अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का क्या हो जाता है, पंचम वर्ण यानी कि यमंगणनम हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे जैसे गंगा, जैसे गंगा, तो गंगा में क्या है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा गंग और गा। क्या हो जाएगा, गंग और गा। तो जो बिंदी है यानी कि जो अनुसार है ये बदलकर क्या हो जाएगा, ये बदलकर क्या हो जाएगा, तो ये पंचमा अक्षर में, किसमें, पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अंगा आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा गंगा। तो गंगा को कैसे लिखेंगे, तब ये हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा। यानी कि जब अंग आ जाए, यानी कि जब अनुनासिक के स्थान पर, जब अनुनासिक के स्थान पर पंचमा अक्षर वर्ण आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको परसवर्ण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको परसवर्ण संधि कहते हैं। तो गंगा को एक इस प्रकार से लिख सकते हैं और एक कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। नीचे गा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा। ठीक है, गंगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे है चंपा या फिर पंपा, यानी कि ठीक है, जैसे बंधनम, बंधनम क्या होगा, बंधनम। तो जो अनुस्वार है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जो अनुस्वार यानी कि बिंदी जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, तो वो परिवर्तित हो जाएगी ना में। किसमें, ना में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, बंधनम। क्या हो जाएगा, बंधनम। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंधनम। तो परसवर्ण संधि को हमने पढ़ लिया है। अब हम इसको इसके सूत्र के माध्यम से इसके वार्तिक को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, परसवर्ण संधि का सूत्र होता है, क्या होता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, बताइए क्या होता है। ठीक है, परसवर्ण संधि का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है अनुस्वारस्य, क्या होता है अनुस्वारस्य यही
अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, क्या होता है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा। ठीक है, तो और वार्तिक क्या होता है, तो इसको हम वार्तिक के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वार्तिक क्या है, वार्तिक होता है, ठीक है, वार्तिक होता है बा पदांत से, क्या होता है, बा पदांत तस्य। ठीक है, क्या होता है, बा पदांत तस्य, क्या होता है, बा पदांत तस्य। ठीक है, तो अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि पदांत का मतलब बा का मतलब क्या होगा, बा का मतलब क्या होगा, तो बा का मतलब हो जाएगा विकल्प, क्या हो जाएगा, बा का मतलब हो जाएगा विकल्प। जबकि पदांत का मतलब क्या होगा, तो पदांत का मतलब हो जाएगा पद के अंत में। ठीक है, क्या होगा, पद के अंत में। ठीक है, तो इसको आप समझिए क्या होगा कि इसका मतलब जो होगा, इसका वार्तिक होता है बा पदांतस्य, क्या होता है, इसका वार्तिक होता है बा पदांतस्य। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि बा का मतलब हो जाएगा विकल्प, बा का मतलब क्या हो जाएगा, बा का मतलब हो जाएगा विकल्प। जबकि पदांत का मतलब क्या होगा, तो पदांत का मतलब हो जाएगा कि जब पद के अंत में, किसके, पद के अंत में, अर्थात इसको हम क्या करेंगे, सूत्र के माध्यम से समझेंगे, किसके, सूत्र के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में अनुस्वार हो तथा बाद में क्या हो, बाद में यह एक प्रत्याहार हो, बाद में क्या हो, बाद में यह प्रत्याहार हो, तो विकल्प के माध्यम से यह पर सवर्ण में परिवर्तित हो जाता है, किसमें, पर सवर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में अनुस्वार हो तथा बाद में क्या हो, तथा बाद में यह प्रत्याहार हो, तो विकल्प के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकल्प के स्थान पर सवर्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो वार्तिक है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि यदि पद के अंत में, पद के अंत में क्या हो, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो, अनुस्वार हो, या फिर यह प्रत्याहार हो, या फिर क्या हो, यह प्रत्याहार तो हो, तो उसके बाद में जो विकल्प है वो क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी, तो परिभाषा होगी, क्या होगी, परिभाषा होगी, यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में, किसमें, यदि पद के अंत में अनुस्वार हो, क्या हो, यदि पद के अंत में अनुस्वार हो, क्या हो, अनुस्वार हो, तथा बाद में, क्या हो, तथा बाद में यह प्रत्याहार, क्या हो, बाद में यह प्रत्याहार मतलब क्या होता है, 5 से 12 तक के जो भी वर्ण आते हैं वो यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, यह प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यदि पद के अंत में अनुस्वार हो तथा बाद में यह प्रत्याहार, क्या हो, यह प्रत्याहार हो, यह क्या हो, तथा बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण हो, तब क्या होता है, हो तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, हो तो अनुस्वार के स्थान पर, किसके, अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से पर सवर्ण हो जाता है। अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाता है, विकल्प के माध्यम से पर सवर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, जो हमने अभी समझा है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं, कि यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में क्या हो, अनुस्वार हो, क्या हो, अनुस्वार हो, तथा बाद में क्या हो, यह प्रत्याहार हो, बाद में क्या हो, बाद में हो यह प्रत्याहार, क्या हो, बाद में यह प्रत्याहार हो, तो
जो यह प्रत्याहार का वर्ण जो होता है वो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाता है, विकल्प के स्थान, विकल्प से क्या हो जाता है, पर सवर्ण बन जाता है। क्या होता है, विकल्प से पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, तो परिभाषा के माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसकी परिभाषा क्या है कि यदि पद के अंत में अनुस्वार हो तथा बाद में, ठीक है, यदि पर विकल्प से पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। क्या करेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो अब हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण क्या है, जैसे 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 किम करोशी, क्या होगा, जैसे किम करोशी, क्या होगा, किम करोशी। तो यहाँ पर क्या मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि जब अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाए, अनुस्वार के स्थान पर क्या पंचमा वर्ण हो जाए, क्या हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगा। तो ये हो जाएगा किंग धन करोशी, क्या होगा, किंग धन करोशी। और यदि इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सेम टू सेम ऐसा ही उतार दिया जाएगा, यानी कि किम करोसी, क्या होगा, किम करोसी। तो ये क्या हो जाएगा, किम करोसी या फिर किंग करोसी, किंग करोसी। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन अगर करना हो तो कर सकते हैं, वरना इसको सेम टू सेम यानी कि समान रूप से इसको उतार सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है त्वम धन करोशी। क्या है, त्वम धन करोशी। ठीक है, त्वम क्या है, त्वम मध्यम पुरुष का है। ठीक है, तो इसके अनुसार ही हमें इसमें क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो त्वम का मतलब क्या हो जाएगा, त्वम करोशी। ठीक है, तो जो अनुस्वार के बाद हमें क्या लगाना है, ठीक है, अनुस्वार क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, त्वंघन करोशी। क्या होगा, त्वंघन करोशी। क्या होगा, त्वंघन करोशी। ठीक है, या फिर अगर आप इसमें परिवर्तन नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे पहले तो ये हो जाएगा त्वंघन करोशी, और आप नहीं इसमें परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो समान रूप से इसको इसी प्रकार से उतार दें कि त्वम करोशी। क्या हो जाएगा, त्वम करोशी। क्या हो जाएगा, त्वम करोशी। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इसके वार्तिक को, यानी कि इसका अपवाद जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, से है। ठीक है, यदि, अब दूसरी पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यदि अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद, किसके, अनुस्वार के बाद क्या आए, यड़। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो या वा र ला, क्या आते, या वा रा ला, तथा सल प्रत्याहार, तथा सल प्रत्याहार। तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं शा, सा और हा। ठीक है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सा हा प्रत्याहार का, इसका कोई भी वर्ण आए, का कोई भी वर्ण हो, कोई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा, हो तो अनुस्वार के स्थान पर, हो तो अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुस्वार ही रह जाएगा, यानी कि इसमें अनुस्वार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रह जाएगा। ठीक है, रह जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, अब हम उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे स्वयं बर, क्या होगा, स्वयं धन बरा। क्या होगा, स्वयं धन बरा। ठीक है, सम धन योगा, क्या है, सम धन योगा, समधन लय, क्या हो जाएगा, समधन लाप, समधन लाप। इसी प्रकार से समधन सार। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये कैसे होगा, स्वयं बरा। ठीक है, स्वयं धन बरा, यानी कि स्वयं बरा, यानी कि स्वयं बरा। क्या होगा, स्वयं बरा, यानी कि जो अनुस्वार है वो अनुस्वार जो है वो ज्यों का त्यों उसी प्रकार से
रह जाता है, यानी कि जो भी अनुस्वार होता है जब क्या हो, जब अनुस्वार के बाद क्या हो, यड़, यानी कि यारा लावा हो, या हो, रा हो, ला हो, वा हो, ठीक है, यारा लावा हो, अनुस्वार के बाद क्या हो, यारा लावा, या हो, वा हो, या ला वा, ठीक है। तो यारा लावा हो या फिर सल प्रत्याहार सा हा, यानी कि सल प्रत्याहार हो, तब क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार ही रह जाता है। इसी प्रकार से संयोग का क्या होगा, सम धन योग का हो जाएगा संयोग, क्या हो जाएगा, सम धन योग का हो जाएगा संयोग। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण क्या है, तीसरा उदाहरण है समलाप का हो जाएगा संलाप, क्या हो जाएगा, संलाप। और संसार का हो जाएगा समसार, क्या हो जाएगा, समसार, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। जो हमने वार्तिक इसका पढ़ लिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। परसवर्ण संधि को, किसको, परसवर्ण संधि को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। जो ये जो है इसका वार्तिक है, ठीक है, ये जो है इसका वार्तिक है कि वा पदांतस्य, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है उनके हम उदाहरण को देखेंगे और उसमें हम रिवीजन भी करेंगे। जो भी हमने वार्तिक पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उदाहरण जो है उनको हम देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है उसका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है, गंग गा, क्या है, गंग गा, तो अंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, पंचमा अक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, पंचमा अक्षर में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने इस उदाहरण को पढ़ा भी है, तो क्या हो जाएगा, गंगा, क्या हो जाएगा, गंगा। दूसरा क्या है, दूसरा है शंख, क्या है, शंख, तो अनुस्वार के स्थान पर षडंक खा, यानी कि शंख, क्या हो जाएगा, शंखा। इसी प्रकार से अंक, क्या हो जाएगा, अंक, तो अंक हो जाएगा, ठीक है। अनचित, क्या है, अनचित हो जाएगा अचित। मंच, यानी कि मंचा, यानी कि पंचमाक्षर क्या है, इया होता है, इसमें भी पंचमाक्षर क्या होता है, इया होता है। और अंग के बाद क्या आता है, अंगा होता है, ठीक है। खंजा, क्या है, खंजा, तो ये हो जाएगा इया, क्या हो जाएगा, इया, ठीक है। तो इसका रिवीजन आप अच्छे से कर चुके हैं, आप अच्छे से, ठीक है, आपको अच्छे से परसवर्ण संधि समझ में आ गई होगी, ठीक है। जहाँ पर क्या हो, अनुस्वार के स्थान पर, किसके, अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो, अनुस्वार के स्थान पर क्या हो, पंचमा अक्षर, क्या हो, पंचमा अक्षर आए, ठीक है। पंचमा अक्षर में इसमें परिवर्तन करना पड़ता है, यानी कि अनुस्वार के स्थान पर पंचमा अक्षर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, जो हमने अभी वार्तिक पढ़ा यानी कि अपवाद पढ़ा है उसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का अपवाद या फिर वार्तिक है, क्या है, या फिर वार्तिक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को बन सकता है। तो क्या है, सूत्र होता है बा पदांतस्य, क्या होता है, बा पदांतस्य, अर्थात मैंने आपको बताया था कि अनुसारस्य यही पर सवर्णा, यानी कि सूत्र होता है अनुसारस्य यही पर सवर्णा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो वार्तिक है कि बा पदांतस्य, तो इसका मतलब हो जाएगा विकल्प, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विकल्प, मैंने आपको बताया था। और पदांत का मतलब हो जाएगा पद के बाद में, यानी कि पद के बाद में यदि अनुस्वार हो तथा क्या हो, यह प्रत्याहार हो, तथा यह प्रत्याहार हो, तो क्या होगा, तब अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से क्या हो जाएगा, पर सवर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि पदांत ने समझा है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि पदांत के अनुस्वार के स्थान पर, किसके अनुस्वार यानी अंग की बिंदी के स्थान पर सवर्ण विकल्प से होता है यदि यह प्रत्याहार के बड़ बाद में आए तब, ठीक है। अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि पदांत अनुस्वार में यह निम्न वैकल्पिक, यानी कि परिवर्तन कर भी सकते हैं और परिवर्तन नहीं भी कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किम करोशी, क्या है, किम करोशी, तो जो अनुस्वार है या फिर तो अनुस्वार को लगा सकते हैं, ज्यों का त्यों उतार सकते हैं, या फिर उसमें पंचमा अक्षर का, अनुस्वार के स्थान पर पंचमा अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अर्थात पदांत के अनुसार में, पदांत अनुस्वार में यह विकल्प वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल है और आप पर सवर्ण भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। जो उदाहरण देखे उनको एक बार फिर से देख लेते हैं कि कार्य करोशी, कार्य करोशी का क्या हो जाएगा, तो कार्या करोशी, यानी कि उतार दिया है कार्या करोती, सेम टू सेम, या फिर जो पंचमा अक्षर या फिर जो पंचमा अक्षर है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है किम करोशी, तो हो जाएगा किम करोशी या फिर किंग करोशी, क्या हो जाएगा, या फिर किंग करोशी,
तीसरा उदाहरण है किंगचित। क्या है? किंगचित, ये हो जाएगा किंचित, ठीक है, किंचित। या फिर पंचमा अक्षर हो जाएगा इया, पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा? इया। इसी प्रकार से कथम चलसी। क्या है? कथम चलसी, अर्थात कथम चलसी या फिर कथन इया चलसी, कथन इया चलसी। त्वा करोशी यानी कि त्वम करोशी, और त्वंग करोशी। क्या है? त्वंग करोशी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ में ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो वार्तिक है इसको अच्छे से समझ लिया है कि जो अपवाद है, ये अपवाद आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपनी दूसरी संधि, नेक्स्ट संधि, इसका नाम है अनुनासिक संधि। क्या नाम है? अनुनासिक संधि। और यह व्यंजन संधि की 8वीं संधि और आखिरी संधि है। हमने 7 प्रकार पढ़ लिए हैं और आज हम 8वां प्रकार को पढ़ रहे हैं। तो अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है अनुनासिक वर्ण। क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है अनुनासिक वर्ण जिसमें अनुनासिक वर्ण आए, यानी कि यमंगणनम, यमंगणनम क्या होगा? अड़नम, ठीक है, यमंगणनम। क्या है? यमंगणनम, यानी कि अनुनासिक संधि, अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है अनुनासिक वर्ण, ठीक है। तो जिसमें, ठीक है, तो क्या मतलब है? अनुनासिक का मतलब क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं? यमंग अड़, ठीक है, नम। क्या है? यमंगणनम। क्या है? यमंगणनम। तो ये क्या है? ये अनुनासिक वर्ण है। तो इनकी पहचान क्या है? यदि संधि में, यदि किसी भी संधि में एक अनुनासिक वर्ण, यानी कि एक अनुनासिक वर्ण क्या है? ना है, तो ये क्या है? एक अनुनासिक वर्ण आए तो वो क्या हो जाएगी? वह पर सवर्ण संधि हो जाएगी। वह क्या हो जाएगी? वह पर सवर्ण संधि हो जाएगी। इसकी पहचान मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि जब एक अनुनासिक वर्ण आए तो उसको पर सवर्ण संधि कहेंगे। और यदि 2 यानी कि जगन्नाथ, क्या है? जगन्नाथ, यानी कि 2 अनुनासिक वर्ण आए। कितने? 2 अनुनासिक वर्ण आए, तब यह क्या हो जाएगी? तब यह अनुनासिक संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तब यह अनुनासिक संधि हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अनुनासिक संधि का मतलब क्या है। अनुनासिक का मतलब होता है अनुनासिक वर्ण, यानी कि यमंगणनम। क्या है? यमंगणनम। और इसकी पहचान क्या है? परसवर्ण संधि। और अनुनासिक संधि की पहचान क्या है? तो परसवर्ण संधि और अनुनासिक संधि की पहचान है कि यदि जब एक अनुनासिक वर्ण आए, यदि जब एक अनुनासिक वर्ण आए तो आप पहचान करना कि वह जो होगी संधि परसवर्ण संधि होगी। कौन सी? परसवर्ण संधि होगी। और यदि 2 अनुनासिक वर्ण आए तो वह कौन सी हो जाएगी? ठीक है, 2 हो तो वो हो जाएगी अनुनासिक संधि। कौन सी? तब वो हो जाएगी 2 अनुनासिक संधि, ठीक है। जब 2 हो तो अनुनासिक संधि हो जाएगी, ठीक है, और सिंगल मिलेगा तो परसवर्ण संधि, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो आप अच्छे से अनुनासिक को समझ में, ठीक है, अनुनासिक संधि में आप अनुनासिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके सूत्र को देखेंगे, ठीक है। अब हम इसके सूत्र को देखेंगे। तो अनुनासिक संधि का सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है यरोनुनासिक। क्या होता है? यरोनुनासिक, यरोनुनासिके, नुनासिके। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है यरोनुनासिके, नुनासिके वा। क्या होता है? नुनासिके, नुनासिको वा। क्या होता है? नुनासिको वा। तो सूत्र क्या होता है? यरोनुनासिके, नुनासिको वा, नुनासिको वा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा, यरो का मतलब क्या होगा? तो यरो का मतलब हो जाएगा यर प्रत्याहार। क्या हो जाएगा? यरो का मतलब हो जाएगा यर प्रत्याहार, जिसमें 5 से 13 तक के वर्ड आते हैं, जिसमें 5 से 13 तक के वर्ड आते हैं। और नुनासिक का मतलब क्या हो जाएगा? का मतलब हो जाएगा अनुनासिक वर्ण। क्या हो जाएगा? अनुनासिक वर्ण। तो जिसमें अनुनासिक वर्ण हो, यानी कि यम म अंग ण, जिसमें यमंगणनम हो, ठीक है। इसी प्रकार से यरो नुनासिके, नुनासिके, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अनुनासिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। क्या हो जाएगा? अनुनासिक, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुनासिक। तो अनुनासिक में इसमें भी क्या हो जाएगा? यमंगणनम,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी हो जाएगा यमंगड़नम, यमंगड़नम क्या हो जाएगा, यमंगड़नम। ठीक है, और वा का मतलब क्या हो जाएगा, तो वा का मतलब हो जाएगा विकल्प। वा का मतलब क्या हो जाएगा, वा का मतलब हो जाएगा विकल्प, यानी कि वैकल्पिक रूप से। विकल्प यानी कि जब वैकल्पिक रूप से हो, यानी कि जो हमने अभी पर रूप संधि में पढ़ा, पर सवर्ण संधि में पढ़ा, वही इसका मतलब हो जाएगा। वा का मतलब हो जाएगा विकल्प, यानी कि ऐच्छिक रूप से या वैकल्पिक रूप से, यानी कि करना है तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार। तो इसका मतलब क्या है, तो इस संधि का मतलब हो जाएगा कि सूत्र है यरो अनुनासिके नुनासिको वा। क्या है, यरो अनुनासिके नुनासिको वा, अर्थात यरो का मतलब हो जाएगा यर प्रत्याहार, जिसमें 5 से 13 तक के जो वर्ण आते हैं वो क्या हो, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो जब यर प्रत्याहार के बाद क्या हो, अनुनासिक वर्ण आए, क्या आए, जब यर प्रत्याहार के बाद क्या आए, अनुनासिक वर्ण आए। तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत हा को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं। कितने, हा को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, हा को छोड़कर सभी वर्ण आते हैं। ठीक है, व्यंजन में जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें जो हा है उसको छोड़ने के बाद जो भी वर्ण आते हैं वो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो जब यर प्रत्याहार के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है तो वह अनुनासिक वर्ण जो है वो दूसरे अनुनासिक वर्ण में, यानी कि उसी के समान ही अनुनासिक वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ये ऑप्शनल है, यानी कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे जगन्नाथ, जैसे जगतनाथ। ठीक है, जगन्नाथ या फिर जगतनाथ। तो जगतनाथ क्या है, जगतनाथ। तो जो तावड़ है, तावड़ किसके अंतर्गत आता है, तो तावड़ आता है यर प्रत्याहार के अंतर्गत। किसके, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इसका जो पंचमा अक्षर, यानी कि पंचमा अक्षर यानी कि अनुस्वार, यानी कि पंचमा अक्षर यानी कि अनुनासिक वर्ण जो होते हैं, पंचमा अक्षर यानी कि अनुनासिक वर्ण, यानी कि यमंगणनम। ठीक है, तो ता का जो अनुनासिक वर्ण क्या होता है, ता का अनुनासिक वर्ण ता, था, दा, धा और ना क्या होता है, और ना। तो पंचमा अक्षर या फिर अनुनासिक वर्ण क्या हो गया, ना हो गया। क्या हो गया, ना हो गया। ठीक है, तो इसमें हम परिवर्तन करते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें परिवर्तन होगा जगतनाथ, यानी कि, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन होगा जगतनाथ के स्थान पर क्या हो जाएगा, जग, और ता के स्थान पर हो जाएगा न। क्या हो जाएगा, ना। और नाथ को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, नाथ को ऐसे ही उतार लेंगे, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। या फिर इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जगतनाथ, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि जब वा का मतलब क्या है, वैकल्पिक तौर पे, यानी कि कर भी सकते हैं परिवर्तन और नहीं भी कर सकते, यानी कि आपकी इच्छा है, इच्छा के अनुसार अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जगतनाथ, जगतनाथ, और इसकी पहचान बता चुकी हूँ कि अनुनासिक जो संधि होती है उसकी यह पहचान है कि जिसमें 2 अनुनासिक वर्ण आए तो वह अनुनासिक संधि होगी, और जिसमें एक अनुनासिक वर्ण आए तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको परसवर्ण संधि कहेंगे, उसको परसवर्ण संधि कहेंगे। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण है दिक्नाथ। क्या है, दूसरा उदाहरण है दिक्नाथ। क्या है, दिक्नांग। क्या है, दिक्नांग। तो का क्या हो जाएगा, का ख गा घा अंगा, यानी कि पंचमा अक्षर क्या हो जाएगा, अंगा, यानी कि अनुनासिक। तो ये हो जाएगा दिंग नांग। क्या है, दिंग नांग। तब ये हो जाएगा दिंग नांग। क्या हो जाएगा, दिंग नांग। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं दिक नांग। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं दिक नांग। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जो अब हमने जो पढ़ लिया है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप अच्छे से अनुनासिक संधि को समझ चुके होंगे। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। तो एक उदाहरण है पदनांग। क्या है, पद। ठीक है, एक उदाहरण है, इसको आप बताइए। पदनांग का क्या हो जाएगा, पदनांग का संधि विच्छेद तो मैंने आपको बता दिया, इसको करके बताइए। और दूसरा है सदमती। दूसरा क्या है, सदमती। तो सदमती का क्या होगा,
बताइए इसको करके। तो सद दा का मतलब क्या, दा धा ता था द ध न, यानी कि पंचमाक्षर क्या है, अनुनासिक वर्ण क्या हो जाएगा, तो दा का अनुनासिक वर्ण हो जाएगा न, क्या हो जाएगा, ना। तो हो जाएगा पन नांग, क्या है, पन्नांग अर्थात पन्नांग, ठीक है, पन्नांग, ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं कि सदना सदमती, यानी कि ये हो जाएगा ना में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा सनमति, क्या है, सनमति अर्थात सनमति, ठीक है, अर्थात सम्मति, क्या हो जाएगा, सम्मति, ठीक है, सन्मति, ठीक है। अब हम इसका रिवीजन करेंगे, जो अभी हमने पढ़ लिया है उसको हम रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से इसको हम समझेंगे। तो सूत्र क्या था, सूत्र को एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है, सूत्र को एक बार फिर से देखेंगे। सूत्र है यरो नुनासिके नुनासिके वा, यरो नुनासिके नुनासिके वा। तो यरो का मतलब हो जाएगा यर प्रत्याहार, यानी कि पदांत यर के स्थान पर, पदांत यर के स्थान पर, यानी कि यर प्रत्याहार के स्थान पर। इसके अंतर्गत 5 से 13 तक के सभी वर्ण आते हैं, कितने, 5 से 13 तक के सभी वर्ण आते हैं। और नुनासिक यानी कि अनुनासिक जिसमें अमंगण न आए, यानी कि अनुनासिक वर्ण के बाद में, किसके, अनुनासिक वर्ण के बाद में। और नुनासिक यानी कि फिर से अनुनासिक, तो नुनासिक वर्ण होगा, यानी कि पद के अंत, यदि पद में यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण आए तो वह अनुनासिक वर्ण दूसरे अनुनासिक, यानी कि जो अनुनासिक वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण में ही परिवर्तन हो जाएगा। और ये क्या है, यह एक प्रकार से वैकल्पिक है, यानी कि यह एक प्रकार से वैकल्पिक तौर पर, यानी कि ऐच्छिक तौर पर किया जाता है, यानी कि जब मन हो तो करो, नहीं तो जैसा है वैसा ही इसको उतार दो, ठीक है, जैसा है वैसा ही उसको उतार दो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, आगे देखते हैं। से अनुनासिक संधि को समझ चुके होंगे, अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। इसके बाद हम इसके जो भी हमने सूत्र पढ़ा है उसके मतलब को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यर का मतलब क्या होता है। यर का मतलब होता है, यर एक प्रत्याहार है जिसमें हा को छोड़कर सभी हल वर्ण आते हैं। हल यानी कि सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, जो भी व्यंजन वर्ण है उसमें हा को छोड़कर जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सभी यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा है सूत्रार्थ और परिणाम, यानी कि सूत्र का अर्थ और उसका परिणाम, यानी कि ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यदि अनुनासिक वर्ण यदि बाद में आए तो पदांत यर वर्णों के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, यानी कि विकल्प के तौर पर अनुनासिक वर्ण आता है। अनुनासिक होने का अर्थ क्या होता है कि उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाना। अनुनासिक का मतलब क्या होता है, तो अनुनासिक होने का मतलब होता है या अर्थ होता है कि उसी वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाना, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जो उदाहरण देख चुके हैं कि जगतनाथ, जिसमें ता है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पंचमा अक्षर यानी कि ना में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से दिग्नाक में तो का जो है वो अंगा में परिवर्तन हो जाएगा, तो दिग्नाथ। और इसमें लिखा भी है कि अनुनासिक संधि यांत्रिक परिवर्तनों के उदाहरण, इसके उदाहरण दिए हैं, और जिसमें क्या है, ये परिवर्तन जो होते हैं ऐच्छिक तौर पे होते हैं। किसके तौर पे होते हैं, ऐच्छिक तौर पे होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण और दे देती हूँ, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो एक उदाहरण है चित्तमयम, क्या है, चित्तमयम, इसको करके बताइए क्या होगा। दूसरा है एतद, दूसरा क्या है, दूसरा है एतद मुरारी, दूसरा क्या है, एतद मुरारी, क्या है, एतद मुरारी। और तीसरा क्या है, तीसरा हो जाएगा तत्मात्रम, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा तत्मात्रम, ठीक है, तत्मात्रम। तो इसको अब हम करेंगे, ठीक है, इसको हम करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो चित्त ता का मतलब क्या हो जाएगा, ता का पंचमा अक्षर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा चिन्मयम, क्या है, चिन्मयम अर्थात चिन्मय, ठीक है, अर्थात चिन्मयम, क्या हो जाएगा, चिन्मयम। तो इसका अर्थ क्या होता है, चिन्मयम का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जो बुद्धि से मुक्त हो, जो बुद्धि से मुक्त हो, ठीक है, क्या हो, बुद्धि से मुक्त हो। इसी प्रकार से दूसरा क्या है, दूसरा उदाहरण है एतद मुरारी। तो एतद मुरारी का क्या हो जाएगा, दा जो है वो ना में परिवर्तन हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा एतन धन मुरारी, एतन धन मुरारी। ठीक है, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एतन मुरारी। ठीक है, एतन मुरारी। और कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एतन मुरारी या फिर एतद मुरारी। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एतद मुरारी। ठीक है, तीसरी क्या है, तीसरा उदाहरण है तन मात्रम। क्या है, तत् मात्रम का ता में ना में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तन मात्रम, तन मात्रम। ठीक है, तो ये हो जाएगा तन्य मात्रम। ठीक है, तन्य मात्रम अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, केवल वह। इसका अर्थ होता है केवल वह। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। इसका अर्थ होता है केवल वह। तो अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो अनुनासिक संधि की परिभाषा क्या होगी, यदि यर यानी कि 5 से 13, यदि यर प्रत्याहार, यदि 5 से 13, ठीक है, यर प्रत्याहार क्या है, यर प्रत्याहार के बाद, यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण, कोई अनुनासिक, कोई अनुनासिक वर्ण आए तो क्या आए, यर प्रत्याहार के बाद आए, क्या आए, अनुनासिक वर्ण आए तो, आए तो, ठीक है, आए तो यर प्रत्याहार जो है, आए तो यर प्रत्याहार वर्ण के बाद, यर प्रत्याहार वर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा, उसके स्थान पर अनुनासिक क्या आ जाएगा, अनुनासिक वर्ण हो जाता है। ठीक है, अनुनासिक वर्ण ही हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपने वर्ग का पंचमा अक्षर। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि अपने वर्ग का, अपने वर्ग का पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर हो जाता है। क्या हो जाता है, अपने वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, अभी हमने परसवर्ण संधि को पढ़ लिया है और अनुनासिक संधि को पढ़ लिया है। अब हम इसमें अंतर को देखेंगे और उसके बाद जितनी भी हमने व्यंजन संधि की हैं उनके भी अंतर को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा परसवर्ण संधि और अनुनासिक संधि, तो इनमें अंतर समझेंगे, यानी कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इनकी पहचान आसानी से कर सकें, तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो पहली है परसवर्ण संधि, जिसको अनुनासिक से, इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परसवर्णा। क्या है, इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही परसवर्णा। क्या होता है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णा। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो इसमें परिवर्तन का स्थान क्या होगा, तो इसमें परिवर्तन का स्थान हो जाएगा कि अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर परिवर्तन किया जाता है और बाद में क्या आता है, यह प्रत्याहार इसके अंतर्गत आता है। तो उसी वर्ग का जो पंचमा अक्षर यानी कि अनुनासिक वर्ण जो होते हैं वो इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और मैंने आपको उदाहरण भी बताया था कि इसका उदाहरण हो जाएगा कि जब एक अनुस्वार अनुनासिक वर्ण आता है, ठीक है, जब एक अनुनासिक वर्ण आए तो उसे पंचमा, जब एक अनुनासिक वर्ण आए तो वह परसवर्ण संधि होगी। तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, तो इसका उदाहरण हो जाएगा गंगा। क्या हो जाएगा, गंगा। तो ये अंकी बिंदी है, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, अंगा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अंगा में परिवर्तित हो जाएगी तो ये हो जाएगा गंगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी क्या है, अनुनासिक संधि, जिसका सूत्र होता है यरो नुनासिको नुनासिको वा। क्या है, यरो नुनासिको नुनासिको वा, जिसमें परिवर्तन कहा होता है कि पद में यर के स्थान पर परिवर्तन किया जाता है, जबकि परसवर्ण में अनुनासिक के स्थान पर परिवर्तन किया जाता है। बाद में आने वाला वर्ण क्या होता है, तो अनुनासिक के बाद में यहाँ पर आता है यर प्रत्याहार, जबकि अनुनासिक संधि में यर के बाद आता है अनुनासिक वर्ण। क्या आता है, अनुनासिक वर्ण आता है। तो उसी वर्ग का पंचमा अक्षर में ये परिवर्तित हो जाता है और ये वैकल्पिक यानी कि ऐच्छिक तौर पे होता है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मन है आपका, परिवर्तन करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ध्यान देने की बातें क्या है कि दोनों परिणाम
पांचवा वर्ण होता है, यानी कि दोनों का रिजल्ट क्या है, दोनों में ही पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है, परंतु क्या होता है, परिवर्तन का आधार अनुनासिक और यर है। तो मैंने आपको बताया था कि अनुनासिक में क्या होगा कि जब दो अनुनासिक वर्ण आए तब क्या होगा, अनुनासिक संधि होगी, और जब एक अनुनासिक वर्ण आए तो वहां पर होगी परसवर्ण संधि। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे जो भी हमने 8 संधियां पढ़ी हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत, उनका एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है, आपने क्लास देखी है या नहीं देखी है, लेकिन एक बार इसको आप रिवीजन कर लेंगे तो आपको फिर से रिवाइज हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो पहली संधि थी शुद्ध। ठीक है, पहली संधि है इष्टुत्व संधि। क्या है, शुत्व संधि। तो इष्टुत्व संधि का सूत्र होता है इस्तो इष्टुना इष्टु। क्या है, इष्टो इस्तो इष्टुना इष्टु। ठीक है, इष्टो इस्तो इष्टुना इष्टु इसका सूत्र होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सा यानी कि दंत सा जो होता है वो तालु सा यानी कि इस्तो इष्टुना इष्टु। ठीक है, इस्तो इष्टुना इष्टु इसका सूत्र का अर्थ हो जाएगा कि जब दंत ता के स्थान पर सा यानी कि तालव्य सा आए तो वह शा में यानी कि तालव्य सा में इसका परिवर्तन हो जाता है। यानी कि दंत सा तालव्य सा से, जब दंत सा के बाद तालव्य सा आता है तो वह तालव्य सा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है रामस चिनोती। क्या है, रामस चिनोती, तो ये हो जाएगा रामस चिनोती। सतचित यानी कि सच्चित। ठीक है, तो क्या होगा, जो दंत वर्ण होते हैं, दंत कौन से होते हैं, दंत होते हैं कचट तप्पा ता था दा धा ना। क्या होते हैं, दंत होते हैं ता था दा और धा और ना। ठीक है, दंत होते हैं। और तालु कौन कौन से होते हैं, तो होते हैं चाछा जाझा ना। ठीक है, तो जो ता है वो चा में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार तो दूसरा प्रकार है इष्टुत्व संधि। कौन सी है, इष्टुत्व संधि। तो इसका सूत्र होता है इष्टुना इष्टु। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है इष्टुना इष्टु। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो दंत सा होता है उसके स्थान पर मूर्धा शा आए, यानी कि दंत सा के बाद यदि मूर्धा शा आए तो वह मूर्धा शा में ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें मूर्धा शा में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण है रामस पृष्ठा यानी कि राम पृष्ठा, रामस टीकते तत् टीका यानी तट टीका। ठीक है, क्या हो, जब दंत सा के बाद मूर्धा सा आए तो वह मूर्धा शा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे। तीसरा है जसत्व संधि। तीसरा प्रकार क्या है, जसत्व संधि, जिसका सूत्र होता है झलाम जशो अंते। क्या है, झलाम जशो अंते। तो इसके सूत्र का अर्थ होता है कि जब झल को क्या हो, जब झल संधि हो वहाँ पर झल संधि के स्थान पर जस संधि हो जाती है, यानी कि झल प्रत्याहार के स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है, तो इसे जसत्व संधि कहते हैं। जैसे जगत ईशा यानी कि जगदीशा, जगत ईशा यानी कि जगदीशा, और षट आनन यानी कि षडानन यानी कि षडानन। ठीक है, अब हम चौथा प्रकार देखेंगे। चौथा प्रकार क्या है, चौथा प्रकार है चत्व संधि। चौथा प्रकार क्या है, चौथा प्रकार है चत्व संधि, जिसका सूत्र होता है खरीचा। जिसका सूत्र क्या होता है, खरीचा, अर्थात जिसमें खर प्रत्याहार हो, यानी कि झल प्रत्याहार के बाद में यदि खर प्रत्याहार हो तो वह चर प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाता है, चर प्रत्याहार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण है छेदता यानी कि छेदता, लिवसा यानी कि लिप्सा, ठीक है, आगे देखते हैं, इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। प्रकार नंबर 5 है अनुस्वार संधि। प्रकार नंबर 5 क्या है, अनुस्वार संधि, जिसका सूत्र होता है मोनुस्वारा। क्या है, जिसका सूत्र होता है मोनुस्वारा। इसका अर्थ होता है कि माँ के बाद में कोई हलंत यानी कि माँ के बाद में कोई व्यंजन आए, माँ के बाद में क्या आए, कोई व्यंजन आए तो वह अनुनासिक यानी कि अनुस्वार यानी कि बिंदी में परिवर्तन हो जाएगा। अनुस्वार यानी कि बिंदी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अनुस्वार संधि की पहचान है कि जब माँ के बाद में कोई व्यंजन आए
तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण हरिम बंदे, तो माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से त्वम करोषि यानी कि माँ के बाद में व्यंजन आया है तो वह अनुनासिक अनुस्वार में परिवर्तित यानी कि बिंदी में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रकार है प्रकार नंबर 6 लत्व संधि। प्रकार नंबर 6 है लत्व संधि, जिसका सूत्र होता है तोली। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है तोली। तो का मतलब हो जाएगा तावर्ग और ला का मतलब हो जाएगा लावर्ण। तो यदि ता वर्ग के बाद में ला वर्ण आए तो वह ला वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदलेखा यानी कि उल्लेखा, तदलीना यानी कि तल्लीन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकार नंबर 7। प्रकार नंबर 7 है पर सवर्ण संधि, जो हमने आज पढ़ी है। इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा। ठीक है, इसका सूत्र होता है अनुस्वारस्य यही पर सवर्णा, अर्थात जब अनुस्वार के बाद में क्या आए, यह प्रत्याहार आए तो वह पर सवर्ण हो जाता है, यानी कि पंचमा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण है गंगा का क्या हो जाएगा, पंचमा अक्षर में अनुसार परिवर्तन होकर अंगा में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से मंचा यानी कि इया में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आखिरी प्रकार है अनुनासिक संधि। क्या नाम है, अनुनासिक संधि, जिसका सूत्र होता है यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरो नुनासिको वा, अर्थात जिसमें यर प्रत्याहार के बाद में अनुनासिक वर्ण आता है तो वह अनुनासिक में ही परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जगतनाथ, उदाहरण क्या है, जगतनाथ, तो वह हो जाएगा जगन्नाथ में पंचमाक्षर में परिवर्तन। इसी प्रकार से हो जाएगा दिगनाथ यानी कि दिंगनाथ, क्या हो जाएगा, दिंगनाथ। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने जो ठीक है, तो जो व्यंजन के 8 प्रकार हैं इनका हमने अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट कर लिया है। आज ये खत्म हो गई है, व्यंजन संधि जो है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि पूरी कर दी है मैंने। ठीक है, अब हम कल से करेंगे विसर्ग संधि। कल से क्या करेंगे, विसर्ग संधि, और मैं कोशिश करूंगी आपको 1 या 2 दिन में ये कंप्लीट करने की। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि इसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। हमारा जो अग्नि परीक्षा बैच है वो आपको हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जुड़ना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।